ओके, ओके। सो टुडे द फर्स्ट टॉपिक इज द मोमेंटम स्ट्रैटेजीज। काफी लोग मुझे पूछते हैं, जैसे भी एक कोई बंदा मुझे पूछा था कि सर 200 और 230 इसमें इतना अंतर है कि चलो 200 के नीचे, क्योंकि 200 के तो पास में था, पहले 209 के आसपास था, तो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि 209 से 200 पे चला जाएगा तो वो थोड़ा विजिबल लगता है। लेकिन 230, तो ये तो बहुत बड़ा गैप है, तो हम कैसे मोमेंटम ड्राइव करें? क्या फिर 200 से 230 के बीच में हम बैठे रहें या क्या करें? तो उसका सिंपल सा आंसर है गाइस, ये तो होती है हमारे एसएल रेजिस्टेंस, जो मुझे लगता है कि सबको पता है, पूरी पब्लिक को, जो भी ट्रेड करते हैं उनको शायद एसएल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इन सब के बारे में पता है। पूरा मार्केट ही इसी पे चल रहा है, ठीक है ना? हालांकि मार्केट इस पे चलता नहीं है, बट रिटेलर्स उसी पे चल रहे हैं, राइट? ठीक है ना? तो अब कैसे डिराइव करें मोमेंटम स्ट्रैटेजी, और कैसे मैंने 215 का लेवल दे दिया था आज कि 215 ब्रीच नहीं करेगा। तो इसका एक है कि मैं एक बता देता हूँ आपको, ठीक है ना? वो जो मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ, वो अगेन इट्स अ कंडीशनल, ठीक है ना? मैं बता देता हूँ, जैसे मैंने कोई भी शॉर्ट टर्म का इंट्राडे का दिया 200, उसका पहला बॉर्डर था 200, दूसरा था 230। इसको हम बोलते हैं बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। कैसे करते हैं? पहला पॉइंट ले लो 200 वाला नीचे की तरफ, और लास्ट वाला ले लो 230, ठीक है ना? 200 से 230 के बीच में कितना रहता है? 30 का डिवाइड बाई 2 15, ठीक है ना? ये हमेशा फॉर्मूला, ये एक गुप्त मेरे सीक्रेट है, हालांकि कंडीशनल होता है। सीरियसली ये बहुत ज्यादा काम करता है। अभी कैसे काम करता है मैं बताता हूँ आपको। होता क्या है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कई बार देखा होगा कि 200 पे आया, ठीक है ना? 200 से छलांग लगा के 210 पे चला जाता है, जैसा कि अभी गया। अभी जो मार्केट चल रहा है 212 के आसपास एनजी चल रहा है, राइट? तो अब इस कंडीशन में लोग सोचने लगते हैं कि भाई अब इसमें, अब ये मारेगा उछाल, अब ये आ गया है, अब जरूर ऊपर जाएगा, ठीक है ना? डेफिनेटली ऊपर जाएगा। काफी लोग ऐसा सोचते हैं, राइट? तो अब कैसे पता चले कि ये 10 और जो 12 पॉइंट ऊपर बढ़े हैं, ये छलावा है, ठीक है ना? ये छलावा है या वास्तव में एक ट्रेंड बनने जा रहा है, ठीक है? ट्रेंड हमको पता चल जाएगा, 230 के ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमको पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले कैसे पता चले? तो उससे पहले की विधि दोस्तों यही रहती है कि मार्केट में जो भी मैं इसको ये बोलूँ कि या तो ऑपरेटर रन करे, या फिर जो मार्केट की चाल होती है वो ऐसे ही होती है कि अगर इसको बुलिश होना होता है तो डेफिनेटली इट वुड हैव क्रॉस 215 इन अ कन्विंसिंग मैनर। अगर करता है तो मैं वहां पे बोलूंगा कि ये एक पॉइंट अलग से है कि ये बुलिश होने जा रहा है, बुलिश नहीं हुआ है, बुलिश होने जा रहा है, तो ये मेरे चेकलिस्ट होते हैं। लेकिन अगर वो वहां से नीचे चला जाता है, जो मैंने आपको फंडा बताया, वो वहां जाके वापस वहां से नीचे चला जाता है, सो दैट कैन बी दैट कैन बी अ कंसेप्ट। अगर वापस से ऊपर चला जाता 215 के ऊपर तो डेफिनेटली अगेन बुलिश हो जाएगा। लेकिन एज लॉन्ग एज 215 की जगह 216 रखिए, 216 के ऊपर जाता है तो डेफिनेटली एक बुलिश मोमेंटम होगा। लेकिन अगर 216 के नीचे रहता है तो फिर से आपको वापस से ना बहुत ज़्यादा डाउनसाइड देखने को मिल सकता है, और वापस 200 के नीचे के लेवल से मिल सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी मैंने कई बार, मैं बता देता हूँ आपको, पिछले 2 महीने से मैंने यूज़ की है, लेकिन हर जगह यूज़ नहीं की है। अब कहाँ यूज़ नहीं करनी होती है, मैं बता देता हूँ। देखो, वहाँ यूज़ नहीं करनी होती है जहाँ वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना? अभी पिछले 2 या 3 दिनों से मुझे इसमें वॉलेटिलिटी कम दिखाई दे रही है। आज वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हुई थी। बाकी मुझे लगता है कि हमेशा ये 200 से 204, 200 के बीच में पिछले 2-3 दिन से ऐसे ही हो रहा था, ठीक है ना? और कहाँ मैटर करता है? ये वहाँ करता है जहाँ पे बहुत बड़ा कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। जैसे यहाँ पे 200 का बहुत बड़ा एक सपोर्ट था, राइट? तो ये कंडीशंस वगैरह हैं। धीरे-धीरे मैं आपको और भी बताऊँगा जब हम लाइव सेशन करेंगे ना, जब भी कोई ऐसा ट्रेनिंग का रिलेवेंस आएगा मैं आपको बताऊँगा। शायद आपने ये कभी सुना नहीं होगा, तो कभी, क्योंकि ये मैं प्रोफेशनल ट्रेडिंग से बता भी नहीं रहा हूँ, ये मैं मैंने जो अपनी अपनी तरफ से जो स्ट्रैटेजीज वगैरह इजाद करके जिसको इम्प्लीमेंट करता हूँ ना, ये मैंने कई जगह इम्प्लीमेंट करी है, बहुत जगह इम्प्लीमेंट की है। और अगर फ्यूचर में भी कहीं और इम्प्लीमेंट करता हूँ मैं, तो मैं आपको ये इम्प्लीमेंट फिर कोई लेवल दूंगा, और ये बड़ा कारगर साबित होता है गाइस। आई एम नॉट श्योर कि ये कैंडल स्टिक और या कहीं और इस स्ट्रैटेजी मेंशन है या नहीं है, एवरेजिंग वाली, बट इसको हम हमारी कॉर्पोरेट, अगर कोई एक फाइनेंशियल लोग ना, तो उनको पता होगा कि ये कैसे करते हैं, प्लस माइनस बाउंड्री से जस्ट पहले एक लेवल ले लेते हैं और लास्ट वाला लेवल ले लेते हैं, फिर उनके बीच में रिस्क एनालिसिस करते हैं कि ये पॉइंट पे ज्यादा रिस्क रहेगी, वो पॉइंट पे कम रिस्क रहेगी। तो ये एक मेरा एनालिसिस था, बड़े सिंपल भाषा में, देशी भाषा में बताया मैंने। हालांकि ये बहुत बड़ा है, लेकिन मैं अभी उसमें ज्यादा जाऊंगा नहीं। धीरे धीरे जैसे हम लाइव सेशन करेंगे ना, मैं आपको बताता जाऊंगा कि ये मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं वैसा कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ। लेकिन वही लाइव सेशन होंगे जो हम हमारे ग्रुप में करेंगे, ना कि पब्लिक। ओके, तो अगला स्ट्रैटेजी बताता हूँ मैं आपको, अगली यहाँ पे है। ओके, ट्रैपिंग लेवल्स। काफी लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, आज शायद आपने भी सोचा होगा कि यार
कहीं जगह बहुत जगह ट्रैप हो जाते हैं। हमको लगता है जैसे अभी का ही बताता हूँ, 200 से ऊपर गया है, काफ़ी लोग सोच रहे हैं, कब मेरे दिमाग में भी आता था पहले कि यार ऊपर चला जाएगा। अब कई जगह ऐसे फँस भी जाते हैं, हो सकता है ऊपर भी चला जाए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा नीचे जाता है और फिर थोड़ा-सा ऊपर आता है, फिर लोगों को ट्रैप करके फिर नीचे चला जाता है। ये आपने देखा होगा, ये एनजी में बहुत 1 महीने से ऐसा ही चल रहा है। लोगों ने 300 पे प्रेडिक्ट किया था कि भाई चलो अब ऊपर जाएगा यार। पहले 400 तो 500 से 400 पे आया था तो लोगों ने सोचा यार चलो 420 अच्छा लेवल है, अब करते हैं। फिर वहाँ हो गए, फिर 420 से 350 पे आया तो लोगों ने सोचा यार अब तो इतना हो गया यार भाई, अब तो बहुत बॉटम आ गया, अब तो और ऊपर जाएगा। फिर 300 से नीचे आता है तो फिर लोग सोचते हैं कि यार अब तो पक्का है। अब 200 पे तो लोग बैठे हुए हैं और अब भाई 200 पे कब कब कोई इंडिकेशन मिले ले ले। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि ट्रैपिंग लेवल कैसे डिसाइड करें कि भाई जहाँ हम 300 पे ट्रैप हुए, 400 पे ट्रेस है, 500 पे ट्रैप हुए, कैसे डिफाइन करें कि ये ट्रैपिंग लेवल है या नहीं है, ठीक है ना? तो इसमें आता है हमारा बिहेवियर ड्रिवन फ्रेमवर्क, ठीक है ना? ये अलग चीज़ होती है गाइज़, इक्विटी मार्केट में अलग चीज़ होती है। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे होते हैं तो सिमिलर होती है। लेकिन अगर आप इक्विटी केस में कर रहे होते हैं तो वहाँ पे ये फ़ॉर्मूले चेंज हो जाते हैं, राइट? ठीक है ना? ये कोई फ़ॉर्मूला नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है। कभी भी मार्केट में कोई फ़ॉर्मूला डिराइव मत करना कि एक फ़ॉर्मूला डिराइव करके आप उस फ़ॉर्मूले पे चलो। गणित नहीं है मार्केट, राइट? तो यहाँ पे इसीलिए मैं कैंडलस्टिक पे भी इतना ज़्यादा वो प्रोन नहीं रहता हूँ, क्योंकि वो फ़ॉर्मूले के बेसिस पे चलती है। अगर ये होगा तो ऐसा ये ना, फ़ॉर्मूला कहीं नहीं होता मार्केट में, ठीक है ना? मार्केट में रूल्स ही बने होते हैं तोड़ने के लिए। मुझे लगता है कि ऐसी पहली कोई इंडस्ट्री है जहाँ पे कन्विक्शनली मैं ये बोल सकूँ कि रूल बनते हैं टूटने के लिए। ये लाइन आपने सुनी होगी कि रूल बनते हैं टूटने के लिए। बट ये एक लाइन है, यूजुअली इतना नहीं होता है, इतने हाई लेवल पे नहीं होता है हमारी पर्सनल लाइफ में या अदर, लेकिन मार्केट में बहुत ज़्यादा होता है। स्टॉक मार्केट में रूल्स ही बनते हैं तोड़ने के लिए। यहाँ रूल्स बनते ही हैं और रूल्स कौन बनाता है? कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स और ऑपरेटर्स। उनको फॉलो कौन करते हैं? विक्टिम्स। विक्टिम्स कौन है? रिटेलर इन्वेस्टर्स, राइट? वो फॉलो करते हैं उनको ब्लाइंडली। एसेल उन्होंने लगवाया है रूल कि भई ये एसेल होता है। अब इस एसेल को आपको करना ही करना है, क्योंकि अगर आप एसेल नहीं करोगे तो उनका धंधा कैसा चलेगा? वो कैसे एसेल को तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे और आपको कैसे पता चलेगा कि भई तो वो उन्होंने किया है, चल रहा है पैटर्न एंड एसेल इज़ अ पार्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़। आज एक बहुत बड़ा इंटीग्रल पार्ट बना हुआ है एसेल। अगर कोई भी आप कहीं पे भी रिस्क मैनेजमेंट जाओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो कोई भी हो, डेफिनिटली एसेल होना चाहिए गाइस। बट देयर शुड बी अ सेंसिबल एसेल, हर जगह बिना बात के एसेल, बिना मतलब के एसेल, एनजी जैसी वोलेटिलिटी में अगर आप एसेल लगाते रहोगे तो आप खुद ही आपके सामने है, आई डोंट नीड टू से एनीथिंग, राइट? आप खुद ही सोचिए, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करिए जो आपके आस-पास हो रही है, एनजी में पिछले 1 महीने से क्या हुआ एंड जस्ट रिवाइज़ योर दोज़ टाइम्स कि अगर आप 400 पे होते और अगर आप वहाँ से एसेल लगा-लगा के करते, तो अब ये आपका क्या हाल होता? यू कैन योरसेल्फ revise this all these conditions and you can estimated what kind of output you would have had if you would have invested there at that particular SL. So that's what you have to convict. आपको convict करना पड़ेगा। अब क्या होता है भाई behavior driven framework? देखो बिहेवियर ड्रिवन फ्रेमवर्क मैंने हर जगह यूज़ किया, 580 से 420 पे भी किया था, 420 में से देखो 580 से 420 पे मैंने क्या किया था, अगर आपको अभी भी याद है, अगर आप उस समय मेरे सब्सक्राइबर रहे हैं, तो आपको पता होगा, मैंने बहुत बारी बोला था। उस समय 2 प्रोपेगेंडा चल रहे थे, एक बोला था कि सर्दी आ गई है, नेचुरल गैस भागेगा, याद होगा, सर्दी आ गई है, नेचुरल गैस भागेगा, सर्दी आ गई है, नेचुरल गैस भागेगा और मेरा क्या था? मेरा ये था कि यार ऑप्शन एक्सपायरी है, इसलिए ये भागे जा रहा है, वापस से नीचे आएगा, ठीक है ना? उसके बाद क्या हुआ? जो सर्दी वाले थे, उनकी बातें भी मैं सुन रहा था। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही अवॉइड कर रहा था, बट मेरा उसमें नहीं था कन्विक्शन। मैंने बोला था कि भई वो ऑप्शन स्ट्रैटेजी। तो मैं उसको वहाँ बहुत बारीकी से वॉच कर रहा था। बीच-बीच में मैंने ऑप्शन के डेटाज़ भी देखे थे, हालाँकि मैं ज़्यादा देखता नहीं ऑप्शन के डेटाज़, बट मैं बिहेवियर वहाँ का वॉच कर रहा था कि भई क्या होगा एक्सपायरी में, एक्सपायरी के जो एकदम नज़दीक जाता है, एक्सपायरी के 1 दिन पहले और एक्सपायरी एंडिंग और एक्सपायरी का बिगिनिंग, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। जिस दिन एक्सपायरी बिगिन होती है ना, उस दिन एक मोमेंटम आप उस दिन देखो इसमें ना आपको ब्लूप्रिंट की तरह करना होता है। इसको हम हमारी कॉर्पोरेट भाषा में बोलते हैं एजाइल। आपको फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क समझते हैं आप? जब आप चीज़ों को कोई बड़े प्रोजेक्ट को मल्टीपल ब्लूप्रिंट में बाँटते हैं। मैंने एक पोर्शन ले लिया कि जो एक्सपायरी है, एक्सपायरी का मेरा 1 से 2 दिन कैसे रहे, उसका बिहेवियर मैंने नोट कर लिया। ओके, कि इसका बिहेवियर बुलिश रहा है, ज़्यादा बुलिश रहा है, नॉर्मल बुलिश रहा है। फिर वो एक्सपायरी का मैंने लास्ट के 2 दिन पहले का और एक्सपायरी के एंड का, अगेन बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस वो मैंने सारे ले लिए। उसके बेसिस पे मुझे ये पता चल जाता है कि बीच में, एक्सपायरी के बीच में, यू नो
ये 2 दिन, 3 दिन ये हो गए, 3 दिन लास्ट के हो गए, 6 दिन हो गए, बाकी की जो बीच की एक्सपायरी है मैं 20 दिन का मान लूँ, तो वो 20 दिन का माहौल मुझे धीरे-धीरे पता चलने लग जाता है कि भाई ये होने वाला है। अब वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा आपको डिटेल में कि कैसे करते हैं। पहला मेथड तो ये ऑप्शन एक्सपायरी वाला। गाइस पहले मैं पूरा कंप्लीट कर लूँ फिर आपके क्वेश्चन्स वगैरह लूँगा मैं, ठीक है ना? तो पहले तो ये एक मेथड है कि आपको ऑप्शन एक्सपायरी के बेसिस आपको ये जज करना है, ये करना, वो करना, ठीक है ना? दूसरा आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप कितनी स्ट्रैटेजी अपना लें, ठीक है ना? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मार्केट में हमारे पास 50 स्ट्रैटेजी या 100 स्ट्रैटेजीज़ हैं, कुछ भी है एक्स, वाई, ज़ेड तो हम कभी हारेंगे नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं है, ठीक है ना? कोई अगर ये सोचता है कि 1 महीने मेरा खराब नहीं जाएगा, ओवरऑल एट द एंड आफ्टर 1 मंथ आई विल बी इन द प्रॉफिट अगर कोई ऐसा सोचता है, तो डेफ़िनिटली बहुत गलत सोचता है क्योंकि आपका कोई न कोई साल में ऐसे 2 महीने आएँगे, जब आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएँगे। ये मान के चलिए कि आपको लॉस ही लॉस होगा, कुछ काम नहीं कर रहा होगा, आप सोचेंगे कि यार मैं कहाँ आ गया, मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना? हो सकता है कि जो आपने पूरे साल भर में जो कमाया हो, वो 1-2 महीने में उसका 50% या 70% निकल जाए। तो ऐसा होना लाज़मी है और बहुत बारी होगा आपके साथ, तो ये आपको मान के चलना पड़ता है कि ऐसा होगा आपके साथ, ठीक है ना? होने के बाद आप उसको उस पे रिएक्शन मत दो, पहले से ही रिएक्शन देने लग जाओ कि आपके साथ ऐसा होगा और होगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिंपल सी बात है क्योंकि होता है, अब मेरे साथ भी होता है, अभी अपने साथ भी हो रहा है ना, एनजी में, हो ही रहा था ना बीच में, राइट? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड थीस थिंग्स कि अगर आप कमोडिटी में मार्केट में आए तो उसका बिहेवियर ड्रिवन फ्रेमवर्क समझना पड़ेगा कि कमोडिटी मार्केट कैसे रखता है, उसमें वोलेटिलिटी कैसे बनती है, उसमें न्यूज़ पे कैसे रिएक्शन होता है, पर्टिकुलर किस न्यूज़ से ज़्यादा रिएक्शन होता है, ओपेक वाली न्यूज़ से ज़्यादा रिएक्शन होता है या फिर रशियन वाली न्यूज़ से ज़्यादा वो होता है या इंडियन मार्केट वाली न्यूज़ से ज़्यादा होता है, ये सब आपको ब्लूप्रिंट बनाने पड़ेंगे एंड आई यूजुअली नोट इट ऑन द पेपर। मुझे पता है बड़ी अजीब-सी बात लगेगी लेकिन मैं करता हूँ बिकॉज़ आई बिलॉन्ग्स टू द कॉर्पोरेट इंडस्ट्री हम लोग क्या करते हैं, हमारी टेबल पे ये ना जो-जो चीज़ें मुझे इम्पोर्टेंट लगती है ना, एक येलो स्टिकर लगा के, उसपे एरो लगा के, वहाँ पे चिपका देते हैं। तो ऐसा है ना हमारे काफ़ी सारे स्टिकर्स लगे होते हैं, तो मुझे पता होता है कि आज मुझे ये देखना, वो देखना, ये क्योंकि ये कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में बहुत चलता है। हम यूज़ करते हैं एजाइल वगैरह तो वहाँ चलता है, तो वही फंडा मैं यहाँ पे एप्लीकेबल करता हूँ। तो डेली आप यकीन नहीं मानिएगा डेली मेरे डेस्क पे एक रहेगा मोटिवेशन वाला स्लोगन रहेगा, वो मैं हमेशा देखता हूँ और फिर ये मेरी पूरी स्ट्रैटेजीज़ के ना वो छोटे-छोटे जैसे वो कोई साइको किलर नहीं होता है, वो अपने एक ऐसे से लगा के रखता है, ठीक है? मतलब हम ऐसे से ये लगा के रखते हैं और उससे बहुत मदद मिलती है, सीरियसली बता रहा हूँ। आप कभी करके देखना, जब आप जो आप बोलते हैं ना, जो अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं ना, जब आप बोलते हैं, है ना? वो अगर आप अपने डेस्क के सामने हमेशा रखेंगे, हमेशा सजा के रखेंगे और उसको हमेशा देखेंगे, यू विल अंडरस्टैंड कि आपके धीरे-धीरे पॉज़िटिव चेंजेज़ आने लगते हैं। सो दैट्स आल्सो काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी ध्यान रखिए छोटी-छोटी चीज़ें हैं, दिमाग अगर सही रहेगा, माइंड अगर सही रहेगा, तो मुझे लगता है कि आप चीज़ों को सही ढंग से इम्प्लीमेंट भी कर पाएँगे। इसीलिए मैं इतना ज़्यादा ज़ोर देता हूँ माइंडसेट और आपकी साइकोलॉजी पे। चलिए अगला क्वेश्चन अगला अपने शीट देख लेते हैं, अगला शीट मैंने क्या बनाई है। क्या थी? ओके, काफ़ी लोग मैं पिछले एक कोई मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे यार एक पता नहीं किस लेडी का वीडियो दिया था, कोई सीए है उसका यूट्यूब पे चैनल है, तो वो बोल रही थी कि यार देखो कभी भी एवरेजिंग नहीं करना होता मार्केट में या कोई ऐसा बोला कि एवरेजिंग तो मार्केट में करनी नहीं होती है, ठीक है ना? एवरेजिंग नहीं करनी है, एसएल रखना, निकलना है और रखना है। ये रिस्क मैनेजमेंट का उसने फंडा बताया था कि एसएल रखना है, टूटा, निकलो, देयर इज़ नो एवरेजिंग, एवरेजिंग करके कुछ नहीं होता, ठीक है? तो अब वो उन्होंने ये स्टेटमेंट बोल दिया है, तो ये मुझे लगा कि मुझे कवर करना चाहिए। काफ़ी लोगों के दिमाग में ये रहेगा कि भाई कहाँ एवरेजिंग करें, एसआईपी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, जब उन्होंने ये चीज़ बोली ना, तो उन्होंने अपना कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं रखा। तो मैं उसको एग्ज़ैक्टली नहीं बोल सकता कि ये सही है, गलत है। मतलब अगेन पर्टिकुलर कंडीशन पे सही गाइज़ अपने आप को म्यूट कर दीजिए। गाइज़ प्लीज़ अंडरस्टैंड कि आप मीटिंग में तो बोल रहे हैं। गाइज़ प्लीज़ म्यूट करा करिए, राइट? ओके गाइस, तो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा भी है और शायद आपके मन में भी रहेगा कि हमें एवरेजिंग करनी चाहिए कमोडिटी मार्केट में से। सो दैट अगेन अ कंडीशनल गाइस, कभी-कभी एवरेजिंग बून होती है, हम एवरेजिंग करते हैं, तो डिपेंड करता है कि कंडीशंस पे। बाकी तो लोग बोलते हैं कि सर अगर आपने एवरेजिंग कर ली और वो नहीं हुआ तो आप बुरी तरीके से फँस जाएँगे। जैसे वो एग्ज़ाम्पल देते हैं येस बैंक के। आई वाज़ सीइंग दैट वीडियो कि उन्होंने येस बैंक के एग्ज़ाम्पल दिए कि अगर आपने येस बैंक में एवरेजिंग करी होती, 350 के लेवल पे होता फिर 300 पे चला गया, लोगों ने 200 पे एवरेजिंग करी, लोगों ने 100 पे एवरेजिंग की। अगर आप वहाँ एवरेजिंग करते तो बर्बाद हो गए होते। ठीक है ना? बिल्कुल सही है।
बिल्कुल सही है, एग्ज़ाम्पल तो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप ऐसा एग्ज़ाम्पल निकालोगे, वर्स्ट एग्ज़ाम्पल निकालोगे कि हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री में 2 कांड हुए हैं, एक आदर्श बैंक और एक येस बैंक। अगर आप वैसे कांड निकाल के अगर आप स्ट्रैटेजी बनाओगे, राइट? कि येस बैंक का कांड निकाल के स्ट्रैटेजी बनाओगे, ठीक है ना? पीएनबी का कांड निकाल के स्ट्रैटेजी बताओगे, तो फिर तो यार फिर तो वो जायज़ चीज़ नहीं है, राइट? आप एकदम वर्स्ट कंडीशन निकाल के फिर ऐसे तो बहुत सारी वर्स्ट कंडीशन है। बहुत सारी मैं अभी एसएल में वर्स्ट कंडीशन निकाल लूँ कि अभी एनजी में जो हो रहा है, अगर आप वहाँ एसएल की बात कर रहे हो, तो जिन्होंने एसएल लगाए ना, वो तो कंटिन्यूअसली मुझे लगता है पूरे महीने भर से लॉस कमा रहे होंगे, राइट? सो ऐसा नहीं होता गाइज़। अगेन हमेशा कभी न कभी कुछ गलत होता है, कभी न कभी कुछ सही होता है, राइट? आपको उससे मतलब नहीं है कि साल में 1 बार आपने कुछ गलत कर लिया, साल में 2 बार गलत कर लिया। आप डेली रूटीन में जो करते हो और जितना अच्छा करते हो, उसी से आपको फ़ायदा मिलता है। वो कहते हैं ना, हम लोग हमारी आदतों के गुलाम हैं। आपकी अगर हैबिट सही होगी you will be a successful person. अगर आपकी हैबिट्स गलत होगी, you will be अनसक्सेसफुल पर्सन बिकॉज़ हैबिट इज़ अ रेगुलर एक्टिविटीज़। हैबिट ऐसी चीज़ होती है जो आप डेली रूटीन में करते हैं। अगर मैं कहूँ कि डेली रूटीन में आप अनहेल्दी खाना खा रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डेंजर होगा। लेकिन अगर आप वीक में 1 बारी या महीने में 1 बारी पिज़्ज़ा खा रहे हैं, 2 बारी पिज़्ज़ा खा रहे हैं, तो वो आपको फ़र्क नहीं करेगा। लेकिन अगर आप डेली रूटीन में मैदा की चीज़ें खा रहे हैं, डेली रूटीन में अनहेल्दी चीज़ें खा रहे हैं, तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। सो अंडरस्टैंड दीज़ थिंग्स। तो इसका सार ये है कि एवरेजिंग बिल्कुल कर सकते हैं आप, लेकिन ऑन अ प्रॉपर नोट, राइट? आपको एनालिसिस करना आना चाहिए, ठीक है ना? उसके बाद कुछ भी हो जाए, येस बैंक के कांड से देखो येस बैंक का कांड हुआ था, उसमें भी पूछे तो उसमें तो मैं पहले ही बोला था। मैंने काफ़ी मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मैंने बोला था येस बैंक में देखो क्या हुआ था। स पता है आपको कहाँ पे येस बैंक का कांड हुआ था, ठीक है ना? लोग कुछ भी एग्ज़ाम्पल दे देते हैं, बट येस बैंक का कांड हुआ था कि उन्होंने जो लोन बाँटे थे, वो बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स को ज़्यादा बाँट दिए थे। उनका वो मॉडल ही यही था कि 80% लोन टू द कॉर्पोरेट्स एंड 20% लोन टू द रिटेलर्स। तो जो जब ऐसा मॉडल होता है कि जहाँ पे कॉर्पोरेट लोन ज़्यादा दिए जाते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट लोन डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं तो आप उनको निकालना मुश्किल हो जाता है। रिटेलर के अगर डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं तो बाउंसर भेज दिए और उसको चप्पल समेत ही ले आए बैंक में, राइट? ठीक है ना? तो वो मॉडल ही खराब था वहाँ पे, राइट? तो इसलिए गाइस एवरेजिंग और एसआईपी किसी-किसी लेवल पे करनी चाहिए बट अगेन देयर इज़ अ रिस्क। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप एवरेजिंग कर रहे हैं देन यू हैव टू अस्यूम कि आप वहाँ पे स्टक हो सकते हैं 1 से 2 महीने। सो दैट इज़ द राइट वे कि 1 से 2 महीने आप स्टक हो सकते हैं या हो सकता है वर्स्ट कंडीशन में 3 महीने भी स्टक हो सकते हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब आप एवरेजिंग कर रहे हैं, एसआईपी कर रहे हैं, व्हाट इज़ योर कैपेसिटी? डू यू हैव दिस कैपेसिटी टू होल्ड फॉर एटलीस्ट 2 मंथ्स? डू यू हैव दिस कैपेसिटी? एंड इफ यू डोंट हैव दैट कैपेसिटी, अगर आप एक्सपायरी में आप आपके पास और बैकअप नहीं है, देन प्लीज़ डोंट डू एवरेज ऑब्वियसली। तो देखिए काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज़ आपको पता ही है, जो भी हमारी स्ट्रैटेजीज़ रहती है, उसमें बैकअप की तो ज़रूरत होती है। मुझे नहीं लगता कि मार्केट में कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बनी है, जहाँ पे आपको बैकअप की ज़रूरत ना पड़े। बैकअप तो करना ही पड़ेगा गाइस, राइट? हाउ टू फाइंड लेवल टू एवरेज प्राइस। अब कौन-सी प्राइस पे एवरेज करना चाहिए? देखो इसका मैं आपको रूल बताता हूँ, जो मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। आई डोंट केयर अबाउट कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में कौन-कौन से लोग स्ट्रैटेजी दे रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएफएस, आई डोंट माइंड इट। मैंने अपने एक्सपेरिमेंट किए, मैंने अपने टेस्ट किए, टेस्ट में सक्सेसफुल हुआ, 2 महीने मैंने उसको प्रैक्टिस किया और मेरे लिए सक्सेसफुल रही चीज़, डेफिनिटली आई विल डू इट। आई डोंट केयर अबाउट इट कि बाकी लोगों की क्या होती है, ठीक है ना? मुझे पता फ़र्क नहीं पड़ता है, राइट? तो सिंपल सी मेरी स्ट्रैटेजी क्या है एवरेज प्राइस करने की, मैं बता देता हूँ आपको। देखो, आपके जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ एनजी में, एनजी में 200 एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, ठीक है ना? अगला सपोर्ट कौन-सा है? 230 का है। तो मेरे जो एवरेजिंग प्राइस पॉइंट रहेंगे ना, अगेन बाउंड्री पे रहेंगे। ठीक है ना? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो 235 से 230 पे आता है, तो आई विल डू द एवरेजिंग एट 230, 230 पे बाय कर लूँगा। अब वो टूटा, कोई बात नहीं। अब अगली जो मेरी एवरेजिंग रहेगी ना, वो 220, 225, 227, 228 नहीं रहेगी। मेरी अगली जो एवरेजिंग रहेगी, अगर मैं शॉर्ट टर्म में एवरेजिंग कर रहा हूँ, तो मेरी जो अगली एवरेजिंग रहेगी ना, वो रहेगी 201, 202। बाउंड्री एनालिसिस 200 के आस-पास कौन-सा बगल वाला, अगर आप अपसाइड में देख रहे हैं तो 200 प्लस समथिंग 1, 2, 202 और अगर आप एक्सट्रीम बाउंड्री पे देख रहे हो, जहाँ पे दूसरा पॉइंट है, वो है 230 का, तो 230, 231 यहाँ पे हमने पहले 231 पे, फिर 200 पे, ये हमारे चेकलिस्ट रहेंगे। लोग क्या करते हैं, 230 पे एवरेजिंग करते हैं, फिर 225 आता है, फिर 225 पे कर लेते हैं। ये कन्विक्शन मान के चलते हैं कि ये तो ऊपर ही जाएगा या अजय भाई ने किया या किसी ने बोला ये, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू क्रिएट द चेकलिस्ट, राइट? आपको चेक पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे कि ये बड़े-बड़े चेक पॉइंट्स हैं। उन चेक पॉइंट्स पे एवरेजिंग होनी चाहिए। तो एवरेजिंग का ढंग से यूटिलाइज़ करना चाहिए, राइट? एफिशिएंटली हाउ टू एवरेज?
हर किसी तरीके से एवरेज करोगे, बोलते हैं ना कि यार आप कोई सड़ा एप्पल खाते हो, फिर बोलते हो कि यार एप्पल इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, राइट? तो वही वाली चीज़ हो जाती है गाइस। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज़ टैक्टिक्स, ओके? मैं आपको ये इम्प्लीमेंट करके ही बताऊँगा, जहाँ-जहाँ भी रिलेवेंस आएगा हमारी लाइव सेशन पे और मुझे एकदम से एहसास होगा कि यार मुझे ये बताना चाहिए, डेफ़िनेटली मैं वो रिलेवेंस आपको, ये जो मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम को वो वहाँ पे आपको एग्ज़ीक्यूट करके भी बताऊँगा। चलिए अगला बात कर लेते हैं, अगला कोई स्लाइड बनाई नहीं बनाई मैंने, आई डोंट नो। ओके, सो गाइस कोई भी बस इतना ही है, मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं रखा सेशन, नहीं तो मेरे लिए बड़ा हेक्टिक हो जाता है गाइस कि मैं 1 घंटे का सेशन करूँ। कोई नहीं, हम कभी न कभी किसी न किसी दिन 1 या 2 घंटे का सेशन भी करेंगे, तो उसमें आपका जो बि बचे हुए दिन है जहाँ पे मैंने ट्रेनिंग नहीं ली थी, वो सारे उसमें कवर हो जाएँगे गाइस, ओके? तो अब मैं आपको वन बाय वन, अगर आपके कोई क्वेश्चन है, तो आप बता दीजिए, मैं आपको हाँ, यतीन जी बोलिए। ये फर्स्ट आपका जो था ना ट्रैपिंग लेग, बस एक्चुअली थोड़ा मिस कर गया मैं 10-15 मिनट का पार्ट। ये रिकॉर्डिंग रहेगी यतीन जी, मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रैपिंग आप कैसे जानेंगे कि आपको ट्रैपिंग हो रही है, राइट? ठीक है ना? तो वो ट्रैपिंग के लिए यस। मैंने एक फ़ॉर्मूला निकाला है, कि आप ना यूजुअली क्या होता है, देखो ये मैंने देखा है मोमेंटम, वापस से 1 मिनट जल्दी-जल्दी रिपीट कर देता हूँ, जैसे 200 है। अभी मैंने आपको क्या बोला, 215 बोला ना? याद होगा अभी लाइव सेशन में अगर आप आए होंगे, यस। तो मैंने 215 बोला था। 215 तो उसको मैं 216 मान लेता हूँ। तो वो मैंने एक तो पहले तो मैंने चार्ट देख के बोला था। दूसरा देखो मैंने कहा ना, मैं हमेशा मिक्स बैग, कोई एक चीज़ से जो आउटपुट आ रहा है वो लेके मैं करूँगा तो मेरा परफेक्ट नहीं आएगा। बट अगर मैं कहूँगा मैं 10 चीज़ें एनालाइज़ कर रहा हूँ, 10 ही चीज़ों का एक ही आउटपुट आ रहा है, तो वो एक परफेक्ट एनालिसिस होता है। तो यहाँ पे एक तो पहला चार्ट का था। दूसरी बात जो मैंने ये बताया था कि एवरेज, हमेशा ये मैंने देखा है, हालाँकि ये रूल चेंज होते रहते हैं, मैंने पहले ही बोला आपको, हमेशा ध्यान रखना यू हैव टू, कभी भी रूल चेंज हो जाते हैं, ये मार्केट है। 200 से 230, अगला मेरा हाई लेवल कौन-सा था, 230, और नीचे का पॉइंट कौन-सा था, 200, 200 से 230 और 215, ये जो मार्जिन होता है ना, इन दोनों का एवरेज कितना होता है, 215, है ना? तो 215 के ऊपर 216, तो मैं 216 को इसलिए रखा है कि अगर जब भी बुलिश पैटर्न बनता है ना, तो एटलीस्ट जो 50% जो प्राइस होती है ना, उसके ऊपर जाना चाहिए। जब तक नहीं चलता ओके। ना, जब तक वो बुलिश नहीं करता। आप चार्ट पे भी देखेंगे ना, ये वाला जो फंडा है ना, अगर आप चार्ट पे भी देखेंगे ना, तो आपको चार्ट पे भी धीरे-धीरे यही दिखने लगेगा आगे की तरफ, तो ये वाला फंडा होता है। लेकिन अगर वो मार्जिन क्रॉस कर जाता है, देन डेफिनिटली देयर कैन बी अ अपसाइड। बट यहाँ पे एक कैच है कि ये अगेन कंडीशनली सही होता है, उस कंडीशन में सही होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं होती है। अगर यहाँ पहले वोलेटिलिटी हो रही थी कि 10% नीचे जा रहा था एनजी, रोज़-रोज़ 5% नीचे जा रहा है, 7%, तो उस कंडीशन में ये वैलिड नहीं होता है। जो स्टेबल थिंग्स होती है, जैसे अभी स्टेबल ही मान लो 6% आज ऊपर गया है, लेकिन कोई बड़ा नहीं है, इतना नीचे गया है, ठीक है ना? पिछले 2-3 दिन से तो 2 या 3% ही 202 के, 204, 200 के आस-पास ही झूल रहा है। तो उस कंडीशन में ये अपनी जो फिट बैठती है। तो ये एक मेथड है ट्रैपिंग लेवल का। बहुत सारे हैं, एक्सपायरी वाला बताया था मैंने, आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो ये एक मेरा मेथड है, जो मैं बीच-बीच में कहीं न कहीं जहाँ मुझे लगता है कि हाँ, यहाँ पे मुझे करना चाहिए, तो मैं वो कर लेता हूँ, जो आज मैंने लाइव सेशन में किया। तो ये बड़ा अनयूजुअल है, मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं मिला होगा ये, बट ये मेरा मेथड है, मैं करता हूँ और ये ट्रायल एंड टेस्टेड है। कोई भी चीज़ मैं ऐसी नहीं करता है जो, क्योंकि नहीं तो मुझे नुकसान होगा, राइट? वो वाली चीज़ है। बट इसको भी आपको क्या करना है, अब आपको ध्यान रखना है, जो भी आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम में दिया जाता है ना गाइस, तो आप भी क्या करो, उसको ट्राई एंड टेस्टेड करो। एक वर्चुअल सॉफ्टवेयर बनाओ, डाउनलोड करो और वर्चुअल लाइव ट्रेडिंग करो, एंड यू इम्प्लीमेंट ऑल द स्ट्रैटेजीज़ वन बाय वन। आप अपना जो रियल करता है, आप जो रियल कर रहे हो वो करते रहो, लेकिन इन स्ट्रैटेजी को वर्चुअल सॉफ्टवेयर बना के, आपको पता होगा वर्चुअल सॉफ्टवेयर गूगल पे डालेंगे मिल जाएँगे कमोडिटी के, वो डाउनलोड करके वहाँ पे वर्चुअल ये सारी स्ट्रैटेजी है ना, वो वर्चुअली वहाँ पे इम्प्लीमेंट करिए और फिर देखिए कि इसका कुछ रिज़ल्ट आता है, एंड देन इम्प्लीमेंट इन योर लाइव ट्रेडिंग। दिस इज़ व्हाट आई डू, तो ये आप भी ऐसा कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन लिखो जी, ओके। किसने पूछा था ये? सर एनजी में मार्च फ्यूचर में भाई कहाँ किस लेवल से बन रहा है? अभी मैं नहीं बताऊँगा ये, अभी मैं ग्रुप में बताऊँगा, ये ट्रेनिंग सेशन है गाइस, यहाँ पे कोई लेवल-वेवल नहीं ओके। बताऊँगा मैं, ओके ओके? ओके सर। अगला कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं तो मैं सेशन एंड करूँ? गाइस किसी का कोई क्वेश्चन है? प्लीज़ रेज़ योर हैंड, यू हैव अ ऑप्शन टू रेज़ योर हैंड। विश्वजीत जी बोलिए। हेलो। हाँ, बोलिए सर। मैं ये बोल रहा था कि सपोज कोई अपना रेजिस्टेंस के पास बार बार आके नीचे जा रहा है, मतलब उस पे क्या होता है, ट्रेंड फिर क्या बनता है? रेजिस्टेंस के बार-बार वहाँ आके नीचे जा रहा है ना? तो हाँ, यहाँ पे देखो वैसे तो, सपोर्ट के पास नहीं जा रहा है, हुँ,
मतलब खाली रेजिस्टेंस के पास आ रहा है और फिर नीचे चला जा तो डिपेंड करता है ऐसा कितनी बार होता है। देखो ऐसा नहीं होता कि अगर 2 या 3 बार ही हुआ तो आप ये कन्विक्शन ही बना लो कि वो नीचे जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है। कभी कभार कंसोलिडेशन भी हो जाता है वहां पे। तो अगेन डिपेंड करता है। जैसे मैं अगर आपको एक सिनारियो दूं, अगर मैं बोलूं कि जैसे फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी हो रही मार्केट में, ठीक है ना, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी हो रही है, उस केस में मतलब पिछले 2-3 दिन से 7 या 6% ऊपर जा रहा है, उस केस में ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के यहाँ आसपास आके फिर नीचे चला जाता है, फिर ऊपर जाता है। तो वहां पे डेफिनेटली 90% केसेस में यही होता है कि ये अब उस सपोर्ट को क्रॉस नहीं, उस रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं करेगा, उस रेजिस्टेंस के नीचे ही रहेगा। ठीक है ना। तो ये है। लेकिन अगर कंसोलिडेशन हो रहा होता है, मान लो जो प्राइस है वो बड़ी कंसोलिडेट होके ऊपर जा रही होती है, तो वहां पे इस चीज से आप कन्विक्शन नहीं बना पाओगे। ठीक है ना। तो इसीलिए कमोडिटी में मैंने ये स्ट्रैटेजी मैंने क्यों बताई, क्योंकि कमोडिटी में एक्चुअल में यूजुअली वॉलेटिलिटी हो रहती है, राइट। और स्पेशली भी जो एनजी और क्रूड क्रूड में इतनी नहीं है लेकिन एनजी में बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए एनजी में ये फिट बैठता है। लेकिन अगर जो क्रूड है उसमें ये फिट नहीं बैठेगा, क्रूड में हेजिंग फिट बैठेगी। तो ऐसा है। तो जहाँ वोलेटिलिटी ज्यादा होती है ये फंडा बैठता है वहां पे। जी जी जी। हाँ नहीं, इसका। आज का क्रूड का लेवल के हिसाब से मैं बोल रहा था, हम्म। क्योंकि वो उसका रेजिस्टेंस है 76.2। अभी हम्म। वो क्रॉस कर गया, लेकिन क्रॉस कर गया पहले है। क्या हो रहा था ना। हाँ, अभी जस्ट क्रॉस किया। हम्म। बोलिए तो बोलिए। वो 76 तक आ रहा था, हम्म। फिर नीचे चला जा रहा था। मैंने आपको जैसे एक उसका चीज बोली थी लाइव सपोर्ट सेशन था में, आपने याद हो बताया तो। था। मैंने बोला था कि मैं बुलिश हूँ, राइट। ठीक है ना। जी तो जी मैंने जी मैंने बोला भी था शायद कि मैं ये आपको बताऊंगा जो मैं भूल गया अभी। ठीक है ना। तो ये वही वाला फंडा है, जी देखो। मैंने क्यों बोला था बुलिश, आपने सुना होगा अगर आप आए हैं लाइव सेशन में। तो जी मैंने जी बोला जी था कि जी। मैं बुलिश हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, ये आप यूजुअली देखोगे क्रूड एनजी दोनों में होता है। क्या होता है कि रेजिस्टेंस के पास आके वहां पे करेक्शन देते हैं। ठीक है ना। अब ये बता देता हूँ ऐसा क्यों होता है। तो देखो जितना मैंने देखा है, ठीक है ना, और उसी के बेसिस पे मैंने बुलिश ही बोला, हालांकि सिर्फ वही बेसिस नहीं था, चार्ट भी था। चार्ट पे मैंने बोला था आपको 6180 का लेवल है जो ब्रीच नहीं हुआ है, राइट। तो डेफिनेटली उसके ऊपर बुलिश है। लेकिन दूसरा ये भी है कि ये क्या करते हैं ना, ये सपोर्ट के आसपास आके ना ये नीचे ले जाते हैं, मतलब अच्छा खासा 50% मान लो। ठीक है ना। ताकि लोगों को ये इल्यूजन लगता है कि भाई अब ये जो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस के आसपास आके वापस से नीचे जाते हैं और अच्छा खासा नीचे जाते हैं, तो लोगों को लगता है कि यार सब तो नहीं है, ये तोड़ेगा नहीं रेजिस्टेंस। इवेंचुअली उसके बाद ये रेजिस्टेंस तोड़ देता है। ये पैटर्न बिहेवियर मैंने पिछले 1 महीने से एनजी में वॉच किया है और क्रूड में भी वॉच किया है। तो ये ऐसा रहता है। अगेन यहाँ पे भी वही स्ट्रैटेजी रहती है, अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशन वापस से करोगे अपनी घड़ी बिठा के, 50% मार्जिन वाला जो मैंने अभी यहाँ बोला था ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल 6180 है ना, 6180 है, और अभी अपना दूसरा लेवल क्या था, 6320। इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाले, 6330 बोला था मैंने। तो कितना हो गया, 280, 150 डिवाइड बाई 2, 75। तो अब जो आपका 6180 प्लस 75 कितना होता है, ये हो गया आपका 20 और 55, तो 6255। ठीक है ना। ये जब तक 6255 के नीचे है तब तक ठीक है, मतलब 6 to 5 कितना तक आया था ये मुझे बताइए, नीचे कितना तक आया था जब हमने ये लाइव सेशन करे, तो उसके बाद नीचे कितना आया था। कहने का मेरा मतलब ये जी, मैं कि इंटरनेशनल वॉच कर रहा हूँ, मैं अच्छा अच्छा सॉरी। सेंसेक्स नहीं मैं देखा आपको मैं। यहाँ फंडा बता देता हूँ, मैं ज्यादा कर नहीं पाऊंगा, अभी मीटिंग भी एंड हो जाएगी। फंडा वही रहता है वापस से, 50% का रहता है कि 50% दोनों साइड में। जैसे अगर मान लो आप 6180 पे अगर आपने कर रखा है, तो 6180 पहला आपका ये बाउंड्री वैल्यू है नीचे की तरफ, और एक्सट्रीम अपसाइड में आपका बाउंड्री वैल्यू है 6330, राइट। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस जी कितना हुआ है, आप वो कैलकुलेट करिए, डिवाइड बाई 2 करिए। वो अपना मार्जिन रहता है, इस मार्जिन को ये कभी क्रॉस नहीं करते, ये इनकी प्रैक्टिस है। मतलब दोनों में कितना रहेगा, 6180, 280, आपका हो गया, और ये 100 हो गया, 120 हो गया, 140, 150, ये एक सौ हुआ पचास 30, हाँ 150 बाई डिवाइड 140 में। 2। हाँ 140 हम्म, में 30 मान रहा हूँ, तो 150/2, अच्छा 75। तो ठीक है, 75। 6180 जी प्लस 75, राइट, 6255। 6255 के ऊपर क्रॉस करता है ना, तो ये एक बना देता है कि आपको बुलिश है। तो आई एम श्योर अभी 6255 क्रॉस कर गया होगा इंडियन मार्केट में, अगर आप इंडियन मार्केट में देखोगे तो 6255 अगर क्रॉस कर गया होगा तो ये एक एकदम जी, अभी परफेक्टली। 6309 पे है। हाँ तो वो अभी देखो अभी आ गया है, लेकिन मैंने कहा था ना 6255 ये अगर क्रॉस करता है ना, और जी उसके नीचे जी ज्यादा देर तक रहता नहीं, क्रॉस कर जाता है ना, तो डेफिनेटली ये रहता है। तो ये एक पैटर्न है। ये है ना, इक्विटी मार्केट में भी वर्क करता है। ठीक है ना, ये मैं बता रहा हूँ करता है ये वर्क। ये कुछ देखते नहीं कैंडल स्टिक जी। वगैरह ये ना, ये जो वर्क करता कैलकुलेशन है। आपने बताया, ये क्या हर टाइम वर्क करता है?
नहीं 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 नहीं, हर टाइम वर्क नहीं करती है ये, मैं कह रहा हूँ ना पर्टिकुलर कंडीशन में करती है। अब उसके लिए बड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा, मैं आपको है ना वापस से कभी, क्योंकि अभी तो सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, इस टॉपिक में मैं लाइव बात करूंगा कभी, कोई लाइव सेशन में अगर मैं इस तरीके से अगर कुछ कर रहा हूँ ना, तो मैं आपको वहां पे लाइव इम्प्लीमेंट करके बताऊंगा ये किस कंडीशन में। वैसे यूजुअली ये किस कंडीशन में होता है, क्योंकि देखो अपना सपोर्ट कौन सा था आपको पता याद होगा, मैंने 75 बोला था, ठीक है ना। जी 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 75 का नहीं बोला था, इससे पहले हम जो करे थे 75 के हाँ नीचे हाँ हाँ जाएगा तो 73 होएगा। जी तो ये 75 के यहाँ पे जी बहुत बड़ा सपोर्ट है। अगर आप इसका हिस्टोरिकल पैटर्न देखोगे ना, तो 75 और 72 ये बड़े बड़े क्रिटिकल सपोर्ट्स हैं। तो यहाँ पे जाके है ना, और दूसरी बात यहाँ पे थी कि यहाँ पे ये मैंने बोला था कि एक रेंज बाउंड भी है। जब रेंज बाउंड भी होता है ना 6100 6700, देखो एक्चुअल में ये 6100 के आसपास आके वापस से ऊपर गया है। तो काफी महीनों से, एक दो महीनों से ये 6100 से 6700 के बीच में ऊपर नीचे हो रहा है। तो एक वो भी था कि ये रेंज बाउंड भी होने वाला है ऊपर। और जिस तरीके से ये नीचे गया था ना, ठीक है ना, एक तरीका और बता देता हूँ मैं आपको। होता क्या है ना कि देखो अभी कितने 10 मिनट से 7:51 है, ओके। होता क्या है ना, देखो एक और पैटर्न बताता हूँ मैं आपको कि क्रूड ऑयल में जैसे मान लो अभी 6180 के ऊपर गया था, और अपने लेवल हिट हो गए थे 6290 के आसपास, राइट। उसके बाद ये नीचे गया था एकदम से। तो जब ये ऊपर की साइड पैटर्न बनाने लगता है ना, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ऊपर की साइड, तो ये जब नीचे गिरेगा ना, और जो अपना 50% मार्जिन होगा जो 75 पॉइंट्स है, वो है ना धड़ाम से गिरेगा। आप हमेशा देखना ये पैटर्न, वो हमेशा धड़ाम से गिरेगा। अगर धड़ाम से गिर रहा है एकदम से, तो आप मान लीजिएगा कि वो ऊपर जाने वाला है। तो ये काफी सारी चीजें देखो, एक 50% मार्जिन, और अगर वो धड़ाम से गिरा ये नहीं, है। और एक बार बताएंगे क्या वही वाला चीज? कौन सा? अच्छा और मैं एक बार बोल रहा हूँ कि बताएंगे यही देखो, वाला जो हाँ अब आपने आप है बोला ना ना, कि 6180 से। अब अगर आप नोट कर रहे होंगे ना, अगर इसको ढंग से अब आगे नोट करिएगा, जब भी क्या होता है, पहले तो 50% मार्जिन वाला आपको पता ही है ना, 50% मार्जिन अपना वो रहता है लिमिट, उसके नीचे वो ले जाते नहीं है, ठीक है ना। अगर वॉलेटिलिटी ज्यादा नहीं है तो, ठीक है ना, 50% मार्जिन के बाद आपको ये देखना होता है, अभी भी आप मार्केट देखना, जब ये 6290 के नीचे जाता है ना, तो मतलब अगर बहुत ज्यादा नीचे जाता है, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाता आपके 50% मार्जिन केस में, ठीक है ना। यूजुअली पैटर्न यही होता है कि 6290 के पास जाके ना वहाँ कंसोलिडेट नहीं करता नीचे जाने के लिए, एकदम से नीचे आता है, और लेकिन आपके 50% मार्जिन को ज्यादा देर तक ब्रेक नहीं करता है, वापस से उसके ऊपर ही रहता है। तो ये मान लीजिएगा कि ये ऊपर ही आने वाला है, इन बोथ केस, वोलेटिलिटी हो या नहीं हो। अगर यहाँ पे कोई बहुत बड़ा सपोर्ट आ जाता है, जो कि यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए नहीं था, मैं इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूँ, वहां पे नहीं था। अगर वहाँ कोई सपोर्ट आ जाता जैसे 6040 के आसपास, अगर ये कहानी होती, तब मैं इस तरीके से रिएक्ट नहीं करता। जब कोई बहुत बड़ा सपोर्ट जाता है तो चीजें थोड़ी चेंज हो जाती है, तो वो वाली चीज है, मैं ये बहुत डिटेल में है, विश्वजीत जी मैं आपको बताऊंगा। आई एम हैप्पी कि आपने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि पूछोगे तभी समझ आएगा। तो मैं ये आपको डिटेल में और बताऊंगा, आप मुझे याद दिलाना, ये नोट करके रख लेना, ठीक है ना। हम आगे के सेशन में जी इसके जी। बारे में और बात करेंगे। अगला कोई क्वेश्चन गाइस? हेलो हाँ विपुल जी बोलिए। सर, क्या हाल चाल? बढ़िया है, बताइए आप, आपके क्या हाल चाल? बस बढ़िया बढ़िया सर। फर्स्ट सेशन है मेरा, लाइव सेशन। हम्म, अच्छा, अभी मेरा मेरा क्वेश्चन ही करूंगा डायरेक्ट। हम्म। स्ट्रेटेजी से रिलेटेड नहीं है सर, मैंने जो ट्रेड लिया हुआ उससे रिलेटेड पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, उससे रिलेटेड तो ना उससे पूछिएगा, रिलेटेड पूछ सकता हूँ ये ना सर? ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। मैं आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कल, राइट, अभी के लिए नहीं है, अभी ये ट्रेनिंग नहीं सेशन है, अब इसको ट्रेनिंग ही रहने दीजिए, बाद में बात करेंगे सर, विपुल। मेरा सवाल सिर्फ सिर्फ मतलब 10 सेकंड में हो जाएगा। नहीं नहीं, प्लीज सवाल की सर, बात रिक्वेस्ट नहीं है, है, पहली दिस इज बार ये तो। ट्रेनिंग, दिस इज यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है वो है ट्रेनिंग। जी जी विपुल जी प्लीज, मैं आपको बाद में बात करूंगा, मैं बता दूंगा आपको, आपका जो भी क्वेश्चन है, जी जी बट अभी उसके बारे में बात ना करिए, जी ठीक है ना। सर, ओके। कोई कोई आ, दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं आ, सर, थैंक यू। और कोई किसी का क्वेश्चन? मुकेश जी, मुकेश जी, आपका कोई क्वेश्चन है? ओके, चलिए गाइस, अब किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं सेशन को यहीं एंड करता हूँ। विल सी यू टुमारो गाइस, गुड नाइट।